बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर चल रहे हैं, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, है ना, इक्वेटोरियल लाइन, राइट। इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकालना है। इस इक्वेटोरियल लाइन को हम दूसरा नाम दे सकते हैं ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। जो डायपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो उसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमको निकालना है ना। तो हमने मान लिया कि सपोज एक पॉइंट P है एट द डिस्टेंस r, स्मॉल r, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, जो सेंटर से कितनी दूरी पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। कहां पर? तो ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल या फिर ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? पॉइंट P जो कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये समझते हैं पहले इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम क्यों कहते हैं, है ना, और जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो पॉइंट को हम इक्वेटोरियल पॉइंट क्यों कहते हैं। तो समझते हैं हमको किसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा। कहां पे निकालना है? तो इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है या फिर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायपोल। तो देखो ध्यान से समझो, दो चार्ज का सिस्टम है, -q एंड +q, और दोनों चार्ज के बीच कुछ सेपरेशन होता है, राइट। और ये पूरे टर्म को या पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। यहां तक तो समझ में आता है ना, है ना जी, यहां तक तो हमको समझ में आता है। दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट O है जिसको हम सेंटर पॉइंट बोलते हैं, राइट। दिस इज सेंटर, राइट। और ये जो O पॉइंट है -q से L डिस्टेंस पर, +q से L डिस्टेंस पर होगा। इतना हमको समझ में आता है ना, इतना हम बेवकूफ नहीं है ना जी, इतने तो आप बेवकूफ नहीं हो, है ना, इतना तो समझ में आता है, राइट। अब देखो हम मान लेते हैं एक पॉइंट P है ना, और इस पॉइंट से जब कोई लाइन ड्रॉ करते हैं राइट, इस पॉइंट P से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं क्लियर, तो ये लाइन इस डायपोल के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो ये जो लाइन कहलाएगा वो बाइसेक्टर ऑफ डायपोल कहलाएगा, है ना। और ये जो लाइन है इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं? और P और O के बीच डिस्टेंस कितना है? R है ना। इसको हम इक्वेटोरियल लाइन, बाइसेक्टर लाइन तो समझ गए कि अगर कोई पॉइंट P है वहां से अगर कोई लाइन ड्रॉ किए और इस डायपोल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है तो हम बोलेंगे ये लाइन क्या है? बाइसेक्टर ऑफ डायपोल है। समझ मेरी बात आए? समझ। और ये जो P पॉइंट है O से कितनी दूरी पे है? R डिस्टेंस पर, राइट। अब ये जो लाइन है इसको हम इक्वेटोरियल लाइन क्यों कहते हैं? तो कहीं पे भी पॉइंट ले लो, चाहे पॉइंट यहां लो और इस पॉइंट का -q से डिस्टेंस मेजर करो, -q से, और इस P पॉइंट का -q से डिस्टेंस मेजर करो, इस पॉइंट P का +q चार्ज से डिस्टेंस मेजर करो। जब हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस की बात करते हैं तो दोनों डिस्टेंस हमको क्या नजर आता है? सेम नजर आता है। अगर हम बोले इसका डिस्टेंस r' है तो इसका भी डिस्टेंस r' है। मतलब ये जो पॉइंट है ना P, -q से जितनी डिस्टेंस पे होगी +q से भी उतने ही डिस्टेंस पे होगी, इसलिए पॉइंट P हमारा कहलाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर हम बात करें इस यहां पे, अगर आप P पॉइंट लेते हैं और यहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं और यहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं, फिर से वही फेनोमेना आएगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? इस पॉइंट पे सेम होगा। मतलब इस लाइन के लॉन्ग किसी भी पॉइंट को, कहीं पे भी पॉइंट ले ले इस लाइन के लॉन्ग, -q और +q से जो डिस्टेंस होगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। इसीलिए इस लाइन का नाम हो गया इक्वेटोरियल लाइन, राइट। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट। आए समझे?
तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इक्वेटोरियल लाइन किसको कहते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट किसको कहते हैं, राइट। फिर से समझिए अगर नहीं समझ में आता है तो। एक -q प्लस q चार्ज का सिस्टम है, सेपरेशन दोनों के बीच 2l है, तो ये पूरा सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। अगर इसके सेंटर पे कोई लाइन 90 डिग्री एंगल बनाता है तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर लाइन बोलते हैं, है ना, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल भी बोलते हैं। और वो जो लाइन है बाइसेक्टर का जो लाइन है उस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं, है ना। और उस पर अगर कोई पॉइंट ले ले वो पॉइंट को हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। क्यों, ये हमारा लाइन क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगा। और P हमारा क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा, है ना, हमने लिख दिया है। समझ रहे बात, क्यों, क्योंकि इस लाइन पर कोई भी पॉइंट कहीं पे भी ले लो वो -q और +q से डिस्टेंस क्या दिखाएगा, सेम दिखाएगा। इसीलिए ये लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। और इस पे जो पॉइंट लेते हैं वो हमको, उस पॉइंट को हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। और उसी इक्वेटोरियल लाइन पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। कैसे निकालेंगे, तो हमने मान लिया सपोज एक पॉइंट P है जो इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है ना, समझ रही बात। और ये जो P पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो बताओ इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो बहुत इजी है, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसके चारों तरफ चार्ज देखेंगे कितना है, एक -q और एक +q, राइट। दो चार्ज का सिस्टम में P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो -q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। हम इसको 1 चार्ज मान लेते हैं, इसको हम 2 चार्ज मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड -q के द्वारा क्या होगा, ये अट्रैक्टिव होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 मान लेते हैं, क्लियर। +q के द्वारा क्या करेगा, ये प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ये E2 होगा, क्लियर। आए समझ में। तो -q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, +q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, राइट। तो -q और +q के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल दिया। अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q के चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये -q चार्ज P के साथ कैसा रिलेशन रखता है, तो पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो जिस पॉइंट पे, तो वो उस चार्ज के द्वारा उस P पॉइंट पर कितना डिस्टेंस है वो पता चलना चाहिए, है ना। तो कितना डिस्टेंस है, तो r'। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज कितना हो जाएगा, kq/r' का स्क्वायर। कोई दिक्कत। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, kq/r' का स्क्वायर। और r' का वैल्यू कितना होगा बता सकते हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट मिला के कैसा ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये r है, ये l है, ये एंगल 90 है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस। तो हम r' को लिख सकते हैं r² + l² का अंडररूट लिख सकते हैं। यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, हमको यहाँ पे P पॉइंट पे यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज E1 ड्यू टू +q चार्ज E2 निकल गया। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है जी, सेम दिख रहा है, सेम। E1 = E2 = kq/r' का स्क्वायर, राइट। और r' का वैल्यू कितना है जी, तो kq/r² + l² का अंडररूट का होल स्क्वायर, राइट। इसलिए E1 = E2 = क्या हो जाएगा, kq/r² + l², क्लियर। आया समझ। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 बना रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर हम पूछे इस दोनों के द्वारा P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और डायरेक्शन क्या होगा,
तो इसके जस्ट मिडल से रिजल्टेंट इसका निकलेगा, क्योंकि दोनों का वेक्टर क्या है, सेम, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके बीचों बीच होगा, है ना। लेकिन अगर हम इस दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे, तो हम क्या डिसाइड करना पड़ेगा हमको पहले कि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के बीच एंगल क्या है। तो टेल टेल कॉमन है, तो ये एंगल है, तो ये एंगल कितना होगा वो निकालना है। तो ध्यान समझिए, ये अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा। सपोज अगर ये एंगल यहां से थीटा एंगल बना रहे हैं, सपोज ये थीटा एंगल है, राइट। अगर ये R1 12 से थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी कितना एंगल बनाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये भी थीटा एंगल होगा, राइट। अगर ये थीटा है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुमको पता चल गया कि इसके जस्ट मिडल में होगा, क्लियर आया समझ में। मतलब जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां होगा, है ना, क्योंकि जस्ट मिडल में होगा। जितना एंगल इधर से बनाएगा उतना एंगल इधर से बनाएगा। क्यों? क्योंकि E1 और E2 का वैल्यू सेम है, राइट। और ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। आया समझ? तो देखो, अगर ये थीटा माने तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये अगर थीटा माने तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। और ये टोटल एंगल कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा। और 180 माइनस 2 थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा ओवरऑल 180 माइनस 2 थीटा। ये अगर टोटल एंगल की बात करें तो कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा। ये अगर 180 माइनस 2 थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। और ये जो E1 और E2 का वैल्यू अगर सेम होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बीचों बीच होगा, राइट। और जिसके कारण ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल डिवाइड हो जाएगा, थीटा इंटू थीटा, टोटल कितना, 2 थीटा, राइट। आए समझ? तो यहां से सेपरेट करके दिखा देते हैं आपको। ये E2, ये E1 और ये हमारा होगा E पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। ये अगर थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, राइट। तो देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी पे निकालना है, कैसे निकालें, जब एंगल पता चल गया तो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। E1 का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर क्या होगा, E1 cos थीटा, और इधर क्या होगा, E1 sin थीटा, क्लियर। अगर E2 का कंपोनेंट ब्रेक करें तो ये क्या होगा, E2 sin थीटा और E1 और E2 cos थीटा, राइट। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा और E2 cos थीटा, इस E2 sin थीटा बनेगा, राइट। समझ बात। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये दोनों वेक्टर के जस्ट मिडल से पास करेगा, राइट। और दोनों वेक्टर के बीच जितना एंगल होगा वो इक्वल एंगल में डिवाइड कर देगा, क्लियर। तो हमने इसको थीटा माना, तो ये ओवरऑल एंगल 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, टोटल कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा। और ये एक लाइन बना रहा है, तो 180 में से 180 माइनस 2 थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा, राइट। और 2 थीटा इक्वल एंगल में डिवाइड कर देगा। मतलब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना एंगल यहाँ थीटा बन रहा है उतना एंगल इधर भी बन रहा है। और ये दोनों क्या कर रहा है, जब ये एंगल थीटा हो, ये भी अगर थीटा हो, यानी कि ये लाइन और ये लाइन है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल का लाइन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। समझ रही बात। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का लाइन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हो जाएगा, राइट। आए समझ में। इस तरह से
थीटा जब पता चल गया तो हम E1 का कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, तो एक E1 cos थीटा और E1 sin थीटा, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा हमने अलग से दिखाया आपको, है ना। इस तरह से P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो E1 और E2 का वैल्यू अगर सेम है तो ये sin थीटा अगर सेम है तो दोनों एक दूसरे को क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम बोलेंगे ये दोनों काम नहीं करेगा, यानी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा, राइट। तो आगे चलते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू E1 cos थीटा E2 cos थीटा, राइट। और E1 अगर E2 के इक्वल है तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, हम दोनों को इक्वल करके हम E लिख सकते हैं, E1 इक्वल टू E2 K Q बाय R डैश स्क्वायर, और इस वैल्यू को टोटल क्या लिख दिए, E लिख दिए। हम लिख देते हैं 2E cos थीटा। कोई दिक्कत समझ मेरी बात। अब E का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 2K Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, राइट। यही होगा ना E के इक्वल, इनटू cos थीटा। अब देखो हमारा cos थीटा, यहाँ पे थीटा अननोन वैल्यू है, क्लियर। हम cos थीटा को रिमूव कर सकते हैं, कैसे, तो P माइनस Q और O एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस, ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस। तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है L, हाइपोटेनस कितना है R डैश, राइट। समझ रही बात। तो R डैश का वैल्यू हमको पता है, अंडर रूट स्मॉल r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, राइट। cos थीटा का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू 2KQ बाय R स्क्वायर L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे कितना, L बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, क्लियर। दिस इज cos थीटा इक्वल टू L बाय R डैश, और R डैश का वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्लियर। तो देखो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे अंडर रूट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर हाफ लिख सकते हैं, 2KQ बाय R स्क्वायर L स्क्वायर इंटू L बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर हाफ, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2KQ इंटू L बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 3/2। यहां तक क्लियर। हम इसको 2 को इधर ले आते हैं, यहां पे 2 को हम इधर ले आते हैं, तो इस तरह से K Q इंटू क्या हो जाएगा 12 अब बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 3/2, क्लियर। यहां तक समझ में। और हमको पता है Q P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 12, तो Q इंटू 12 के लिए क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो K P बाय
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या होगा, के पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को ओवरऑल पावर 3/2, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकल गया, है ना। डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, डायपोल का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आप वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, नेक्स्ट बताते हैं, फिर यहां तक समझो फिर आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वल टू कितना निकला, के पी पी द डायपोल मोमेंट बाय आर स्क्वायर एल स्क्वायर पे पावर 3/2, राइट। क्लियर, समझ रही बात। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला एट पॉइंट पी, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट पॉइंट पी, है ना। तो पी पॉइंट आर क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द डायपोल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट। एल क्या है, तो ये दोनों का माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच जितना डिस्टेंस होगा उसका हाफ वैल्यू, ये डिस्टेंस अगर 2l है तो उसका आधा क्या होगा, l, राइट। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2, पी द डायपोल मोमेंट, आर इज द डिस्टेंस ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, एल इज द डिस्टेंस यानी हाफ डिस्टेंस बिटवीन द माइनस क्यू एल प्लस क्यू चार्ज, राइट, ऑफ द डायपोल। अब हम पूछे पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला इसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो डायरेक्शन तो दिख गया है, बीचों बीच हो गया इसका। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के साथ इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, -q2 + q, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। अगर हम पूछे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो लिख सकते हैं हियर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at equatorial point opposite direction of electric dipole moment। क्लियर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन इधर है, एक दूसरे के अपोजिट, राइट। इसमें भी एक केस बनेगा, इफ अगर हम बोले स्मॉल आर का वैल्यू कैप वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एल से है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा। तो L से R क्या है, बहुत ग्रेटर, तो R को R क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू, तो L को क्या कर देगा, नेगलेक्ट, तो क्या हो जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर पे पावर 3/2। क्लियर, अब इसको कैलकुलेट करो तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बन जाएगा के पी बाय आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वेयर small r is very very greater than small l, so k electric field at equatorial point p equal to k p by r q, where p is the dipole moment and small r is the distance of the equatorial point from the center of the dipole। clear, यहां पे भी अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, है ना। तो
एट पॉइंट पी इन इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। फर्स्ट केस में क्या था, ऑन द एक्सिस ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था ऑन द एक्सिस वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, दोनों पैरेलल था। और इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल है। ओके, आया समझ? ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल एंड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डायपोल, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनीवेयर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एनीवेयर, मतलब कहीं पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाले ड्यू टू द डायपोल, है ना, समझ मेरी बात। इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता है एनीवेयर, मतलब कहीं पे भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल इन एनीवेयर ऑफ द डायपोल, अराउंड द डायपोल, यानी डायपोल के अराउंड कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा, वो स्टडी करेंगे। फिर लास्ट स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा, राइट, वो स्टडी करेंगे। फिर ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। ओके, सो मेरी बात, आज का टॉपिक यहीं रहने देते हैं, है ना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।